Hello dear students, welcome to you at NEET Gurukulam Educational Channel. NEET Gurukulam Educational Channel आपका स्वागत है। हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्री फाउंडेशन नीट क्लास 9th बायो चैप्टर 2 बायोलॉजी चैप्टर 2 टिश्यू। एनसीईआरटी बुक का आपका है चैप्टर 6। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 है, बायो का चैप्टर 2 है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, चैप्टर का नाम है टिश्यू, राइट। चैप्टर का नाम है आपका टिश्यू, राइट। आपका चैप्टर का नाम है टिश्यू। चलिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग डिकोड करेंगे। हर लाइन की हर टर्मिनोलॉजी क्या कहता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी को ही समझना होता है। एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से समझ लिया पूरा तो एवरीथिंग इज क्लियर। चाहे जितनी भी रिफ्रेशर बुक्स हो, कोई भी बुक्स हो, सब एनसीईआरटी पर ही बेस्ट होगा। मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, मैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, इसलिए मैं एनसीईआरटी को ही मैं समझाऊंगा। हमसे पढ़ने के लिए आपको केवल एनसीईआरटी बुक की आवश्यकता होगी। एनसीईआरटी बुक सामने रखिए, या हमारा जो पावर पॉइंट है, पीपीटीज है, ये सब एनसीईआरटी बुक से आप मिला लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक का ही है, हाँ, फिगर्स डायग्राम्स अलग है, वो समझने के लिए लाया हूं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या कर रहा है, फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। यहां पर दो टर्म हम समझेंगे, दो टर्म समझने का प्रयास करेंगे, दो टर्म समझेंगे। पहला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफिनीशन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिज्म हैविंग लाइफ। क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स हैविंग लाइफ। वैसे ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ होती है, लाइफ मीन्स जिनका बर्थ होता है, जिनका डेथ होता है, मतलब जो जन्म लेते हैं और मरते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैविंग लाइफ। क्या, ऑर्गेनिज्म्स हैविंग लाइफ मीन्स जिनका बर्थ होता है और डेथ होता है ना, जो जन्म लेते हैं और मरते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। चलिए अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहां समझे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। अब यहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे व्हाट इज सेल। हम लोग बात करेंगे सेल की। सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड functional unit of living organisms। functional unit of living organisms means जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल मतलब जिनसे उनके बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। जैसे मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरा स्ट्रक्चर कैसे तैयार हुए, मेरे हैंड्स हुए, लिम्ब्स कह सकते हैं, हैंड्स हैं, लेग्स है, नोज है, लिप्स है, ईयर है, आईज है, ये सब स्ट्रक्चरल यूनिट। एंड फंक्शनल यूनिट कैसे काम करता है, हार्ट है, लंग्स है, ये सब कैसे काम करता है। तो इन सबों का जो बेसिक यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वही क्या कहलाता है, सेल। बेस्ड ऑन सेल ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। बेस्ड ऑन सेल ऑर्गेनिज्म दो तरह के बताए गए हैं।
पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड नेक्स्ट वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दो तरह के, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म दो तरह के हुए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वही कह रहा है क्या, मेड अप ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर नहीं आया है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म बेसिक फंक्शन। हम दो तरह की ऑर्गेनिज्म की बात की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म, an organism which is an organism which is a well developed cell, or we can say an organism having single cell और वन सेल। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, एन ऑर्गेनिज्म विच इज अ वेल डेवलप्ड सेल और एन ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ वन सेल। वह ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी सिंगल सेल का बना है, एक सेल का बना है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, ये सब क्या हो गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। जैसे यहां दिख रहा है आपको अमीबा। दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, तो इसके बारे में क्या कह रहा है, आपका अपना बुक क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, क्या कहता है, देखिए क्या कह रहा है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शंस। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म all the basic functions like nutrition, transportation, respiration, excretions, ये सब all the basic functions are being carried out by single cell। ठीक है, in unicellular organism all the basic functions, जैसे बेसिक फंक्शंस आपका एनसीईआरटी कह रहा है, लाइक इनटेक ऑफ मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज, excretions are carried out by single cell। ये सारे के सारे फंक्शंस सिंगल सेल कैरी ऑन करते हैं, सिंगल सेल के द्वारा ही होता है, बाय सिंगल सेल। चाहे इट मीन्स चाहे फूड इनटेक ऑफ फूड की बात की, इंजेक्शन की बात हो, जैसे हम लोग खाते हैं ना, मुंह में डालते हैं, उसको चबाते हैं, है ना, स्वाइलो अप करते हैं, तो इनटेक ऑफ फूड की बात होगी। गैसियस एक्सचेंज की बात होगी, जैसे हमारे बॉडी में होता है ना, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो गैसियस एक्सचेंज यानी उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के भीतर और बाहर गैसों का एक्सचेंज होना, ट्रांसफर। या फिर एक्सक्रिएशन, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो बॉडी में बनता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, उनको शरीर से बाहर निकाल देना। तो ये सब के सब सारा फंक्शंस कौन सा, सिंगल सेल करता है, किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल, मोस्ट ऑफ these cells are specialized to carry out a specific function।
मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो कह रहा है क्या, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में सेल्स होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, अगर कहा जाता है कि करोड़ों की संख्या में होता है, बट देयर आर अबाउट 200 टाइप्स ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में लगभग 200 टाइप ऑफ सेल होते हैं, वो अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, अलग अलग रूप में, है ना, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ये मिलियंस है, करोड़ों की संख्या में है, मिलियंस ऑफ सेल, मिलियन के बिलियंस में चला जाएगा। ये सारे के सारे सेल्स क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करने के लिए। जैसे टिपिकल, ये देखिए, ये एक टिपिकल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात हो गई। देखिए एक ही टाइप है, कई सेल्स हैं, ये अलग सेल्स हैं, अलग सेल्स हैं, अलग सेल्स हैं, तो काफी सारे टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ये सारे के सारे सेल्स, यहाँ देखिए सेल डिवीजन शो कर रहा है, तो ये सेल्स, ये अलग अलग टाइप के सेल्स क्या होते हैं, काम करते हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस को, चाहे एक्सक्रिएशन की बात हो, न्यूट्रिशन की बात हो, डाइजेशन की बात हो, ये कैरी ऑन करते हैं। लेकिन अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करिए, जैसे हाँ अमीबा में है, तो आपको पता है सीडोपोडिया किस में हेल्प करता है, इंजेक्शन ऑफ फूड में। एक ही सेल है ये, इंजेक्शन ऑफ फूड वैक्यूल्स बनता है, यहाँ डाइजेशन होता है, फूड वैक्यूल में डाइजेशन होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है सारे फंक्शंस की, है ना, एंडोप्लाज्म, इक्टोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, अच्छा, फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है, एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है। अच्छा, मेम्ब्रेन परमिएबल होता है, ये एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो जितने फंक्शंस हों, चाहे वो न्यूट्रिशन की बात करिए, डाइजेशन की बात करिए, गैसेस एक्सचेंज की, एक्सक्रिएशन की बात की, सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगल सेल में ही होते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में सेल्स होते हैं, और उसमें से अधिकांश सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब वो एक ही टाइप का काम कर सकता है। जैसे इसमें एक ही सेल में डाइजेशन भी हो रहा है, इंजेक्शन भी हो रहा है, एक्सक्रिएशन भी हो रहा है ना, एक ही सेल सब सारा काम कर रहा है। लेकिन मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होगा। मल्टी सेलुलर में अगर डाइजेशन की बात हो तो डाइजेशन में कई तरह के सेल्स पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। जैसे डाइजेशन में होगा, आपको माउथ से ही स्टार्ट होता है, माउथ भी नहीं लीजिए, स्टमक में ले लीजिए, स्टमक में डाइजेशन होगा तो अलग सेल्स होगा जो HCl सेक्रेट करेगा, है ना। फिर इंटेस्टाइन की बात कीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में, विलाई में कई टाइप्स ऑफ सेल्स होगा, तो अलग अलग टाइप्स का सेल्स होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो स्पेसिफिक फंक्शन ही करेंगे, एक ही टाइप का फंक्शन करेगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकता, यानी लंग्स के जो फंक्शंस होता है, वो लंग्स का जो सेल है, लंग का जो सेल है वो विलाई का काम नहीं कर सकता, है ना, वो फूड इंजेक्शन नहीं कर सकता। या जो आपके कैपिलरीज यानी ब्लड वेन्स, आर्टरीज और वेन्स का सेल है, वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता। तो अलग अलग टाइप के सेल अलग अलग तरह के फंक्शंस करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है, उनका एक अपना रोल होता है, राइट। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, ईच स्पेशलाइज्ड सेल इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। अब ये जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं, ये अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा कैरी ऑन होते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। अब सेल्स के अलग अलग ग्रुप होंगे, मैंने कहा था ना 200 टाइप्स ऑफ सेल है, यानी 200 ग्रुप्स ऑफ सेल्स होंगे। तो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ सेल्स के अलग अलग ग्रुप ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन करेंगे। सिंस दिस सेल कैरी आउट ओनली a particular function, they do it very efficiently. In human being, muscular cell, मसल्स या कह सकते हैं मसल्स, मस्कुलर सेल्स और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। ह्यूमन की अगर बात करें, मैन की बात करते हैं,
तो जो मसल्स होता है हमारे, ये मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तो ऑर्गन का मूवमेंट होता है। इसी तरह से नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस, ब्लड flows to transport oxygen, food, hormones and waste material and so on। तो इसमें तीन तरह की बात हुई कि ह्यूमन बॉडी में एक मसल सेल हो गया, मसल्स का सेल, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, जैसे ही मसल सेल है, मसल सेल है तो मसल सेल्स क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर क्या देगा, मूवमेंट करेगा, ऑर्गन का मूवमेंट, चाहे हैंड मूवमेंट हो, लेग मूवमेंट हो, जैसे मैं चल रहा हूं तो मैं चल रहा हूं, चलने में क्यों कैपेबल हूं, क्योंकि जो हमारा मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के वो फंक्शंस को कैरी ऑन करता है। इसी तरह से न्यूरॉन, या जिसको आप लोग नर्व सेल भी कह सकते हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल, तो न्यूरॉन या जो नर्व सेल्स है ये क्या करेगा, ये मैसेजेस कैरी ऑन करेगा। जैसे हमारे शरीर में, हमें पैर में चल रहे हैं, चलते चलते कहीं कांटा चुभ गया तो हमारे बॉडी को कैसे पता चलेगा, तो जहां कांटा चुभेगा वहां का न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ, वो मैसेज है वहां से स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को देगा। क्लास 10 में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको, फिलहाल इतना ही समझे कि न्यूरॉन क्या करेगा, मैसेज देगा बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। इसी तरह से ब्लड है, ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट करेगा। हमारे ह्यूमन बॉडी में लगभग 5.5 लीटर ऑफ ब्लड होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में। ये ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, ये सारा का सारा ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स का ग्रुप होता है, वो स्पेसिफिक फंक्शन करता है, अलग अलग तरह के फंक्शन करने के लिए वो अडॉप्टेड होता है। चलिए जैसे देखिए इसमें आ गया, यहाँ अपना टिपिकल न्यूरॉन दिखा रहा है, जैसे ये आपका नर्व सेल है, नर्व सेल्स है, जैसे नर्व सेल का ये एक्सॉन है, ये डेंड्राइट है, तो ये क्या करेगा, मैसेजेस को, हमारे बॉडी में जो मैसेज इंफॉर्मेशन होता है, कोई मैसेज सिग्नलिंग का काम करता है, कहीं पीड़ा हो रही है, कहीं खुशी हो रही है, जैसे आंख कुछ देखा, तो उस चीज को कैरी ऑन करेगा नर्व सेल्स। उसी तरह से यहाँ ब्लड को दिखा रहा है, ब्लड में के अलग अलग कंपोनेंट्स है, क्लास 10 में जाइएगा तो ब्लड के बारे में डिटेल पढ़िएगा, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, इसके साथ ही हम लोग प्लाज्मा की बात करेंगे इन सब की। तो ब्लड सेल्स हो चाहे नर्व सेल्स हो, ये सब सेल्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये सब हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं, राइट। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, चलिए आगे आते हैं। चलिए आगे क्या कहता है, इन प्लांट्स जाइलम, इन प्लांट्स जाइलम कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर। अब प्लांट की अगर बात करते हैं, प्लांट का में भी कंडक्टिंग टिश्यू होता है ना, प्लांट में कंडक्टिंग टिश्यू होता है, कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट। प्लांट में जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है, प्लांट में जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है, तो कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू द अनदर। प्लांट का जो कंडक्टिंग टिश्यू है वह फूड और वाटर प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये जाइलम की बात करते हैं, इसमें जाइलम है, कंडक्टिंग टिश्यू है, तो जाइलम वाटर प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर, इसीलिए कहता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अब कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या, व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? तो डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स टू बीइंग कैरिड आउट
स्पेसिफिक फंक्शन बाय स्पेसिफिक पार्ट और स्पेसिफिक सेल। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है, अपने स्कूल को ही ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है कि आपके स्कूल में एक ही टीचर सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। अब मैथ वाले टीचर्स हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे तो पढ़ाते हैं लेकिन वो अडॉप्ट नहीं होते हैं कि मैथ वाले टीचर मैथ पढ़ाएंगे, साइंस वाले टीचर साइंस पढ़ाएंगे, इंग्लिश के टीचर इंग्लिश पढ़ाएंगे, इस तरह से, है ना। तो उसी तरह से हमारे बॉडी में भी अलग अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं और वो जो सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शन से स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। जैसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सेल है वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा, वो ऑक्सीजन नहीं ले सकता है, डाइजेस्टिव में वो डाइजेशन का ही काम करेगा। उससे अब होता है एक सेक्रेटरी सेल होता है जिसका काम सेक्रेशन होता है, अब्जॉर्प्टिव सेल है जिसका काम अब्जॉर्प्शन करना है। तो जो सेक्रेटरी सेल है वो सेक्रेट ही करेगा, हार्मोन्स को सेक्रेट ही करेगा, और जो अब्जॉर्प्टिव सेल है वो अब्जॉर्प्शन का काम करेगा। वो सेक्रेटरी सेल अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, सेक्रेटरी सेल अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो देखो समझो। जैसे मान लिया लंग्स की बात करते हैं, तो लंग्स में होता है एल्वोली, ठीक है। हम लोग हमारे लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स में एल्वोली होता है। लंग्स में क्या होता है? एल्वोली। लंग्स में एल्वोली होता है। अब एल्वोली क्या करेगा? एल्वोली गैसेस एक्सचेंज करता है। एल्वोली क्या करेगा? गैसेस एक्सचेंज करेगा, यानी जो लंग्स है, लंग्स के गैस को, गैस से ऑक्सीजन ब्लड में मिलाएगा, अब ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में मिलाएगा, ये काम एल्वोली का है। इसी तरह से विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो अब विलाई का काम क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिलाना। समझिए बात को, ये क्या करेगा? डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में मिलाएगा, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में मिलाएगा। और एल्वोली क्या करेगा? ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाएगा या ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में भेजेगा। ये दोनों का अलग अलग काम हो गया। अब एल्वोली, अब विलाई कभी भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं करेगा। एल्वोली कभी भी न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज नहीं करेगा। तो वही कह रहा है क्या कि ईच सेल्स स्पेशलाइज्ड multicellular organism division of liver cells specializing in one functions are often grouped together in our body। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने वाले जो सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में एक साथ लाए जाते हैं, ग्रुप टुगेदर इन आवर बॉडी। दिस मीन्स दैट पार्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स। यानी क्या कह रहा है कि पार्टिकुलर फंक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शंस है। जैसे हम बात करेंगे, चाहे गैस एक्सचेंज की बात करेंगे या न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, ये सारा का सारा फंक्शंस क्या करेगा? स्पेसिफिक सेल करेगा, अलग अलग टाइप का सेल करेगा, क्लस्टर ऑफ सेल करेगा। दिस क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। दिस क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। बात समझ में आया? यानी क्या कहता है कि हमारे बॉडी में जो कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन है, चाहे न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन की बात हो, एक्सक्रिएशन की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, मैसेज कन्वे करने की बात हो, कोई भी है, ये क्लस्टर ऑफ सेल्स, मतलब सेलों का एक गुच्छा होता है काफी सारे, वो कैरी करेगा एट ए डेफिनिट प्लेस इन आवर बॉडी, शरीर के स्पेसिफिक जगह पर। जैसे अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, पढ़ने के लिए आप कहीं ना कहीं स्कूल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाकर तो पढ़ेंगे नहीं, है ना, क्योंकि हॉस्पिटल में कौन से लोग हैं? वही लोग हैं ना जो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होंगे, नर्स होंगे, स्पेसिफिक फंक्शंस है वो, है ना। तो वो क्लस्टर ऑफ सेल्स मींस क्लस्टर ऑफ पीपल,
हॉस्पिटल में कौन लोग हैं? हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं। स्कूल्स में कौन से हैं? एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, है ना। इसी तरह से किसी फैक्ट्री में गए तो पार्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट से संबंधित लोग होंगे। अब साइंस लैब में चले गए, है ना, तो वहां लैब के से रिलेटेड लोग हैं। तो एक क्लस्टर ऑफ सेल्स, उसी तरह से हमारे बॉडी में भी क्लस्टर ऑफ सेल्स है, कई तरह के सेल्स हैं, और वो सेल उसी काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। तो क्लस्टर ऑफ सेल्स डिफरेंट प्लेस ऑफ बॉडी एंड दिस क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है, सेल्स का जो गुच्छा है, वो टिश्यू कहलाता है। अरेंज्ड एंड डिजाइन टू गिव हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। अब ये क्यों है? क्लस्टर ऑफ सेल्स क्यों है? सो डिवीजन ऑफ लेबर फॉर हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन, ताकि जो फंक्शंस होता है उसकी हाईएस्ट एफिशिएंसी हो, मतलब मैक्सिमम जितना बढ़िया से बढ़िया तरीके से हो सके। अब जैसे एब्जॉर्प्शन की बात होती है तो जितना ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लो, है ना। जैसे बिलाई की बात है तो बिलाई का क्या रोल है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, काइम जिसको कहते हैं, काइम बनकर आया, तो काइम जब मूव किया तो उसे जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर लीजिए। ये काम कौन करेगा? बिलाई। अब अगर लंग्स में है, लंग्स से क्या होता है? हम लोग इनहेल और एक्सेल करते हैं, मतलब क्या कि ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब ब्रीद इन और ब्रीद आउट की इस दौरान जितना ज्यादा से ज्यादा एयर से ऑक्सीजन निकाल लो, ऑब्जर्व कर लो, है ना। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी, हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी के लिए वो क्या होते हैं? डिजाइंड होते हैं। ब्लड फ्लोएम एंड मसल्स आर एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू। अब हमारे बॉडी में टिश्यू के कुछ एग्जांपल दे दिए गए हैं, जैसे क्या है? ब्लड है, फ्लोएम है, मसल्स है, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू। और टिश्यू सिर्फ यही सब नहीं, आगे चलकर और पढ़ेंगे ब्लड, फ्लोएम, जाइलम, मसल्स टिश्यू है, बट आगे चलकर टिश्यू के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं। फिलहाल ये कह रहा है कि ये टिश्यू की एग्जांपल्स है। इस तरह से काफी टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं। कहता है लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब हम बात करेंगे, जैसे अभी हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग बात करेंगे कुछ टिश्यूज की, जैसे ब्लड्स की बात करेंगे, जाइलम्स हैं, फ्लोएम्स है, टिश्यू है। हम इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस की कंपेयर करें। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सेम स्ट्रक्चर? अब जैसे कहा जाता है दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो तरह के एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, दो तरह के ऑर्गेनिज्म, लिविंग और दो तरह के बताए गए, प्लांट्स और एनिमल। तो कहता है कि डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सेम स्ट्रक्चर? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? क्या एनिमल और प्लांट जो ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैं, ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं? क्या दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म एक जैसे फंक्शन करते हैं, या दोनों अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शन करते हैं, अलग अलग तरह के वर्क करते हैं? देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन टू मतलब कौन कौन सा? प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स में नोटिसेबल का मतलब होता है आसानी से पता लगाने योग्य डिफरेंस, बहुत आसानी से देख सकते हैं। उसीलिए कोई विशेष टूल्स, कोई विशेष एप्रेटिस की जरूरत नहीं होती है, लैब में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, साइंटिफिक टूल्स की आवश्यकता नहीं होती है, आपने देखा और पता लगा दिया। तो कहता है देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में नोटिसेबल डिफरेंसेस होते हैं। कह रहा है वेयर एज, अब प्लांट्स और एनिमल्स की अगर बात करते हैं कि वो नोटिसेबल डिफरेंस क्या है, तो कहता है कि वेयर एज प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, मतलब प्लांट एक ही जगह पर रहते हैं। ऐसा नहीं कि प्लांट आज यहाँ है, कल 200 मीटर दूर चला गया, परसों 400 किलोमीटर दूर चला गया, 1 किलोमीटर दूर चला गया, आज पटना में है तो पता चला अगले साल दिल्ली में है, उसके बाद के साल मुंबई में है। ऐसा तो होता नहीं है। दे आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। आज जहां पर एक बरगद का पेड़ जहां पर खड़ा है, कल भी वहीं रहेगा, परसों भी वहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि वो अलग हो जाएगा। दे डोंट मूव नहीं करते, सिंस दे हैव टू बी अपराइट,
यानी इनको ऊपर की ओर बढ़ना होता है। प्लांट्स हैव टू बी अपराइट, सीधा खड़ा रहना, अपराइट, अपराइट। हम लोग तो क्या है, कभी सीधा खड़ा है, कभी बैठ गए, कभी लेट गए, कभी सो गए। क्या अभी कभी आपने प्लांट्स को बैठा हुआ देखा, लेटा हुआ देखा? दे आर अपराइट, सीधे खड़ा रहना है उनको। दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, उनमें बहुत बड़ी मात्रा में सपोर्टिव टिश्यू की आवश्यकता उनको पड़ती है। सपोर्टिव मतलब सपोर्ट करेंगे, तब ना वो खड़ा रहेंगे। आप एक जगह कैसे खड़ा रहिएगा, टायरिंग सम होता है ना। अगर कोई कहे कि भाई 4 घंटे खड़ा रहो, कुछ नहीं करो, बस खड़ा रहो, कुछ नहीं करना है, खड़ा रहना है, आप नहीं खड़े रहोगे। क्यों? बिकॉज यू डोंट हैव इनफ सपोर्टिव टिश्यू, आपके बॉडी में बहुत ज्यादा सपोर्टिव टिश्यू नहीं है। हाँ, अब वही आपको चारों तरफ से पूरा सपोर्ट दे दिया जाए, जैसे चेयर है, एक सपोर्ट है, चेयर है, बैठ गए तो बैठ गए, सोफा पर बैठ गए तो बैठ गए, 4 घंटा क्या 10 घंटा तक बैठे रह सकते हैं। बिकॉज वी नीड सपोर्ट, देयर मस्ट बी सपोर्टिव टिश्यू। तो सिंस प्लांट्स हैव सपोर्टिव टिश्यू, सो दे रिमेन अपराइट फॉर ईयर्स, सेंचुरीज, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल खड़ा रहता है। क्यों? इट इज ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। Supportive tissue generally has generally has dead cells, generally has dead cells, ठीक है। सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल्स, सपोर्टिव टिश्यू में डेड सेल्स होता है। अब जब डेड ही है तो उसमें फैटिग नहीं आएगा, उसमें थकान नहीं आएगा। डेड सेल्स में थकान नहीं आता। कभी आपने किसी बेंच को थकता हुआ देखा? किसी चेयर ने आपको कहा है कि हाँ जी हम थक गए? किसी टीवी ने, मोबाइल ने, कंप्यूटर ने कहा कि हम थक गए? इट इज बिकॉज दे आर डेड सेल्स, एंड डेड सेल डोंट फैटिग। देखिए, तो प्लांट्स के बारे में क्या कह रहा है? प्लांट्स आर स्टेशनरी, प्लांट्स हैव remains upright, plants have large quantity of supportive tissue that has dead cells. अब in the animals on the other hand move around in search of food, लेकिन प्लांट्स क्या हैं? स्टेशनरी है। प्लांट्स स्टेशनरी है, वो एक जगह खड़ा है। बट एनिमल नहीं, एनिमल्स हैव टू मूव, एनिमल्स आर मोटाइल, एनिमल्स हैव टू मूव, उसको मूव करना है फूड की सर्च में, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी। आपने ऐसा नहीं देखा कि कोई एनिमल ऐसा है जो 6-6 महीना तक एक ही जगह पर है। अब कहिएगा कि सर एनिमल हाइबरनेशन में भी जाता है ना, हाइबरनेशन में भी जाता है। अरे भाई, तो हाइबरनेशन में जाता है तो वो नॉन लिविंग की तरह बनकर, मतलब लगभग उनके बॉडी में उतना फूड स्टोरेज रहता है, वो फूड स्टोर करके जाता है। बट हम उसकी बात नहीं करें, एक्सेप्शनल केस की बात नहीं करेंगे ना हम। वो तो एक्सेप्शनल केस आ गया कि प्लांट हाइबरनेशन में चला गया, एनिमल हाइबरनेशन में चला गया। सो एनिमल्स आर हैव टू मूव इन सर्च ऑफ फूड, मेट एंड शेल्टर। एनिमल मूव करेगा, कभी फूड की, भोजन की तलाश में जाएगा, फूड की तलाश में जाएगा, कभी शेल्टर की तलाश में जाएगा। बारिश हो रही है तो पेड़ के नीचे छुपेगा, बहुत तेज गर्मी है तो किसी छाया में, शैडो में जाएगा, तो वो शेल्टर ढूंढेगा, वो मेट्स, अपने फ्रेंड्स को ढूंढेगा। अब आप है, आपको अपने फ्रेंड की आवश्यकता पड़ती है। स्कूल में आपके स्कूल मेट्स होते हैं, उनसे बात करोगे, है ना। घर पे आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करोगे। घर गए, आपके पेरेंट्स हैं, मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, सबकी आवश्यकता पड़ती है ना। तो उसी तरह से ये एनिमल्स को इनकी आवश्यकता पड़ती है। यदि आप एनिमल, आप प्लांट है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे साइंस प्रूव कर रहा है कि प्लांट्स टॉक देमसेल्व्स आल्सो, प्लांट्स भी एक दूसरे से बात करते हैं। सुनने में अजीब सा लगता होगा, बट नहीं, करते हैं। प्लांट्स आल्सो टू टॉक, वो तभी बहुत ही माइक्रो लेवल की बात है, उसकी स्टडी भी है। जैसे प्रोफेसर जेसी बोस ने कहा था कि प्लांट्स को भी सुख दुख का अनुभव होता है, प्लांट्स को भी सुख दुख का अनुभव होता है, दे टू हैव फीलिंग्स, बट हमारे जैसा नहीं था। तो करा प्लांट्स, एनिमल्स हैव टू मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट, शेल्टर।
दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स। प्लांट्स और एनिमल में अगर डिफरेंस की बात आए तो पहला डिफरेंस क्या लिखेगा, प्लांट्स रिमेन स्टेशनरी बट एनिमल्स हैव टू मूव। प्लांट्स नीड लेस एनर्जी, plants needs less energy as their body are made up of dead cells. Animals need a lot of energy as their body is made up of living cells. लिविंग सेल्स है तो उसमें प्रोसेसेस चल रहा है, उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को बहुत बड़ी क्वांटिटी में एनर्जी की आवश्यकता होती है, प्लांट्स की तुलना में प्लांट्स को बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनिमल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वही कह रहा है कि एनिमल्स नीड कंज्यूम्स एनर्जी कंपेयर टू प्लांट, मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। एनिमल और प्लांट्स में डिफरेंसेस आप याद ये भी रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यूज आर लिविंग, दे नीड मोर एंड मोर एनर्जी, whereas most of the plant tissue are made up, are dead, they don't need enough energy, they need very less energy. Another difference between animal and plant is in the pattern of growth. ठीक है, तो कई तरह के हम लोग डिफरेंसेस की बात की है ना, चाहे आप बड़े स्ट्रक्चर की बात कीजिए कि प्लांट्स डेड सेल का बना होता है, एनिमल लिविंग सेल्स का बना होता है, प्लांट्स को अपराइट होना होता रहना होता है, स्टेशनरी रहना रहता है, इसलिए उनको कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनिमल्स को स्टेशनरी नहीं रहना होता है, इसलिए एनिमल को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह से कहा जाता है कि पैटर्न ऑफ ग्रोथ में भी डिफरेंस होता है। ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू अ सर्टेन रीजन। प्लांट में जो ग्रोथ होता है सर्टेन रीजन में, स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ होता है, पूरे प्लांट में ग्रोथ नहीं होता है, पूरे प्लांट में ग्रोथ नहीं होता है ना। अब जैसे क्या होता है प्लांट में, क्या होता है अपर पार्ट बहुत सारी ब्रांचेज निकलती है ना। हाँ, अब ब्रांचेज मोटा होता है बट वो ग्रोथ है ना स्लो ग्रोथ होता है। प्लांट्स में का ग्रोथ क्या होता है, लिमिटेड, लिमिटेड टू अ सर्टेन रीजन। प्लांट में होता है, प्लांट का कोई भाग ज्यादा बड़ा हो गया तो कोई भाग ज्यादा छोटा हो गया। लेकिन किसी एनिमल में, किसी मनुष्य की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, ऐसा होगा कि हमारा राइट हैंड बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और लेफ्ट हैंड कम बड़ा हुआ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि राइट हैंड मेरा 5 फीट का हो गया और लेफ्ट हैंड 6 इंच का रह गया, नॉट पॉसिबल। प्लांट में पॉसिबल है कि एक ब्रांच बहुत बड़ा हो गया, दूसरा ब्रांच छोटा हो गया। प्लांट में पॉसिबल है, इन प्लांट अनइवन पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज पॉसिबल। तो कह रहा प्लांट का जो ग्रोथ होता है लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, प्लांट का ग्रोथ सर्टेन रीजन में लिमिटेड रहता है, विच इज नॉट सो इन एनिमल्स। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। आगे क्या कहता है कि प्लांट्स में कुछ टिश्यू होते हैं, प्लांट्स में कुछ टिश्यू होते हैं जो पूरे लाइफ टाइम डिवाइडेड होते रहते हैं। प्लांट के जो कुछ टिश्यू है बेटा वो होल लाइफ डिवाइड होते हैं, होल लाइफ इंटायर लाइफ डिवाइड होते रहते हैं, उनमें ग्रोथ होता रहता है। दिस टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। और ये जो ग्रोथ से रिलेटेड टिश्यू, वो टिश्यू जो होल लाइफ ग्रो करते रहते हैं, कुछ रीजन तक ही फिक्स होते हैं, पूरे बॉडी में नहीं रहता। बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी द टिश्यू ऑफ द टिश्यू, tissues can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue. अब उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी कैसी है, क्या वो अभी डिवाइड कर रहे हैं या नहीं? तो अगर डिवाइड करने वाले टिश्यू हैं उनको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे, और जिनमें डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो रही है, जो डिवाइड नहीं अब कर पा रहे हैं, उनको हम लोग कहेंगे परमानेंट टिश्यू। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, जबकि एनिमल्स का सेल ग्रोथ यूनिफॉर्म होता है, सारा का सारा सेल एक ही जैसा बनेगा, ग्रो करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हाथ खूब मोटे मोटे हो गए पैर पतले पतले रह गए, नहीं, उनमें ग्रोथ यूनिफॉर्म ग्रोथ होगा। तब कहिए कि सर ऐसे बताइए जितना मोटा पैर उतना मोटा हाथ क्यों नहीं? अब वो तो अब आगे वो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, उनका जीन ही ऐसा है,
उनका उनको 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 उनमें प्रोटीन ही ऐसा है, उनका सेल डिवीजन थोड़ा सा फास्ट रहेगा, थोड़ा सा स्लो रहेगा, लेकिन बट एक यूनिफॉर्मिटी होता है, एक यूनिफॉर्मिटी होता है। प्लांट में यूनिफॉर्मिटी नहीं होता, प्लांट की एक शाखा बहुत बड़ा तो दूसरी शाखा बहुत छोटी, पॉसिबल है। किसी ब्रांच में बहुत ज्यादा फल मिला, किसी ब्रांच में बहुत कम फल मिला। नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जो थाई है वो जांग मोटा है और दूसरा जांग पतला होगा, नॉट पॉसिबल। ये नहीं पॉसिबल है कि एक उंगली ज्यादा मोटा है दूसरी उससे पतला। अब कहेगा सर ये फिंगर और थंब में अंतर है, तो ये एनाटॉमिकल डिफरेंस है बेटा, ये एनाटॉमिकल डिफरेंस है, ये एनाटॉमिकल डिफरेंस है। प्लांट में ऐसा पॉसिबल है कि कुछ बहुत पतला कुछ बहुत मोटा, एनिमल में पॉसिबल नहीं है। आगे क्या करें, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग इन एनिमल। अब चूंकि कहता है क्या कि एनिमल का जो सेल ग्रोथ होता है ज्यादा यूनिफॉर्म होता है, इसीलिए हम एनिमल के बॉडी के किसी भी पार्ट को इस तरह से क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये पार्ट जो है डिवाइडिंग है और ये पार्ट नॉन डिवाइडिंग है, जबकि प्लांट के केस में ऐसा पॉसिबल है। सम ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट आर डिवाइडिंग, सम पार्ट ऑफ द प्लांट आर नॉन डिवाइडिंग, एनिमल के केस में पॉसिबल है। नेक्स्ट बात करेंगे, the structural organization of organ and organ system is far more specialized and localized। एनिमल की बात कर रहा है, करा एनिमल का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड। ऑर्गेनाइज ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यू ऑर्गन होकर स्पेसिफिक ऑर्गन ही बनाएगा और वो उसके बॉडी के किसी खास हिस्से में रहेगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हार्ट कहां चला जाए, किडनी के पास चला जाए, किडनी हार्ट के पास आ जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की जगह आ जाए, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह पर आ जाए। अच्छा सोचो, आई की जगह पर ईयर हो जाए, ईयर की जगह पर आई हो जाए, तो कंफ्यूज किस तरफ देखें, हाँ? और सुनने के लिए सामने से सुनाई पड़ेगा। तो कह रहा है एनिमल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, लोकेशन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम्स, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये लोकलाइज्ड और स्पेसिफिक फिक्स प्लेस पर ही है। इन कॉम्प्लेक्स एनिमल देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ persuaded by the two major groups of animals, right? क्या करें, the fundamental difference reflects different mode of life pursued by two major group of organization। और ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है, क्या फंडामेंटल डिफरेंस आया बेटा, क्या फंडामेंटल डिफरेंस, कि एक में लोकलाइज्ड होता है, उसका फिक्स्ड पोजीशन होता है। कॉम्प्लेक्स प्लांट की बात करें, कॉम्प्लेक्स एनिमल, अब प्लांट में तो ऐसा नहीं होता है ना कि स्पेसिफिक पार्ट में फल लगेगा, स्पेसिफिक पार्ट में फल नहीं लगेगा। अब कहिएगा कि तो सर क्या, हम तो देखे हैं रूट में तो फल लगता नहीं है, और जिस प्लांट में रूट फल लगता है उसमें सूट फल नहीं लगता, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब रूट की बात करिए ना तो ऐसा नहीं होता है ना कि लोअर पोर्शन की बात करें तो लेफ्ट साइड में रूट खूब डेवलप हो रहा है, राइट साइड में रूट डेवलप नहीं हो रहा। पॉसिबल है, लेकिन ह्यूमन के केस में पॉसिबल है। तो वही कह रहा है, द टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट मोड्स, particularly different feeding methods. Also, they are differently adapted for
sedentary existence in one hand, on one hand plant and active locomotion on the other. अब कह रहा है कि इनमें अलग अलग एडॉप्शंस भी है, जैसे प्लांट सेडेटरी है, प्लांट्स क्या है, सेडेंटरी है, सेडेंटरी मतलब एक जगह पर ही, एक ही जगह पर रहने वाला, जबकि एनिमल्स क्या होते हैं, इनमें लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल whereas sedentarily is the characteristic feature of plant. लोकोमोशन प्लांट में नहीं हो सकता, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन हो रहा है, अपना जगह बदल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, इट मीन्स वो एनिमल है, वो प्लांट हो ही नहीं सकता, वो प्लांट हो ही नहीं सकता। हमने गलती से उसे प्लांट मान लिया, वो हमारी गलती है। जैसे एल्गी, एल्गी प्लांट ही है, क्योंकि वो सेडेंटरी है, वो एक जगह है, उनमें मोबिलिटी नहीं है। सो मोबिलिटी इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल्स, कंट्रीब्यूटिंग टू दियर डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिजाइन। उनके ऑर्गन सिस्टम डिजाइन में भी डिफरेंसेस होता है। इट इज विद रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स वर्डिड दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट कंसेप्ट ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल्स। अब इनमें ये समझने के लिए कि इनमें ये डिफरेंसेस क्यों होता है, प्लांट का बॉडी अलग टाइप का है, एनिमल का बॉडी अलग टाइप का, ऐसा क्यों होता है, तो इस समझने के लिए हमको इसको बेस में समझना पड़ेगा, इनको इनकी कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, और उस कंसेप्ट को समझने की जहाँ तक अगर हमें बात होगी, अगर वो हमें समझना होगा तो हमें फिर क्या समझना होगा, हमें उनकी टिश्यू सिस्टम की बात होगी। आगे हम लोग समझते हैं, आगे हम लोग टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे। अब क्या कह रहा है समझिए, द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट ऑक्युपाई ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। क्या कह रहा है, ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, दिस इज बिकॉज डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, also known as meristematic tissue is localized only at these points। प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है स्पेसिफिक जगह पर होता है। प्लांट में ग्रोथ कहाँ होगा, किसी पूछे प्लांट में ग्रोथ कहाँ होगा, तो प्लांट में ग्रोथ वहां होगा जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है वहां पर प्लांट में ग्रोथ पॉसिबल नहीं होता है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर है, had there been meristematic tissue, there will be growth. Had there been no meristematic tissue, no growth possible। क्लियर, समझ में आता है ये। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो ग्रोथ होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगा। सो meristematic tissue is the basic essential tools for the growth। आगे क्या कहता है, depending upon the region where they are present, meristematic tissue are classified as apical meristem, और lateral meristem, अब इस पर कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, एपिकल मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। न्यू सेल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। शुरू में यानी यहाँ पर जो मेरिस्टेमिक सेल बनेगा वो मेरिस्टेम के जैसा ही होगा, बट बाद में वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, उनकी और वो डिफरेंशिएशन होगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या करना है, अच्छा आगे क्या करें, but as they grow and mature their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissues।
कहता है क्या कि शुरू में सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक जैसे होंगे, सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक जैसे ही होंगे, जैसे सारे सेल एक जैसे होते हैं, सारे के सारे सेल्स लगभग एक जैसे होते हैं। मैंने लगभग इसलिए कहा कि नर्व सेल्स अलग होता है ना, तो सारे के सारे सेल्स लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनमें डिफ्रेंसिएशन आता है, कार्डियक सेल अलग टाइप का हो गया, लंग सेल अलग टाइप का हो गया, मसल सेल अलग टाइप का हो गया, ऑप्टिक सेल्स अलग टाइप का हो गया। तो जैसे जैसे वो ग्रो होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, तो वही इसमें कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि इनिशियली ऑल द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर अलाइक, शुरू में सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक जैसे होंगे, लेकिन जैसे ही वो ग्रो करेंगे, वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनमें वेरिएशन होगा एज कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। अब कह रहा है कि ग्रोइंग पार्ट में, चाहे वो स्टेम का हो या रूट का हो, तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा? तो एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा स्टेम और रूट के ग्रोइंग पार्ट में। क्या कहेंगे? टिप ऑफ स्टेम और टिप ऑफ रूट। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा? प्रेजेंट एट द ग्रोइंग पार्ट ऑफ स्टेम एंड रूट। देखिए यहां पर भी एपिकल मेरिस्टेम है ना, ये एपिकल मेरिस्टेम देखिए, ये रूट में है, ये स्टेम में है, एपिकल मेरिस्टेम ग्रोइंग पार्ट में पाया जाएगा। इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखिएगा। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में 2 पॉइंट। नंबर 1, प्रेजेंट एज द ग्रोइंग पार्ट of root and stem. Second, increases the length of a stem and root. Increases the length of a stem and root. Apical meristem के बारे में 2 पॉइंट। क्या? Number 1 is that they are present at the growing part of root and stem, and second is that they increases the length of root and stem. स्टेम लंबा होता जा रहा है। किसके कारण हो रहा है? वो किसके कारण हो रहा है? एपिकल मेरिस्टेम के कारण। तो जहां भी एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा, वो पार्ट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। क्लोरोफिलस में होता है ना, जैसे प्लांट्स का जो दिखेगा, जो ग्रोइंग पार्ट है, हर प्लांट्स का ग्रोइंग पार्ट है वो ग्रीन होता है, वो उसका मतलब क्या रहा? वो ग्रो हो रहा है। उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। अब अगर डिवीजन बंद हो गया, ग्रोथ बंद होगी, यानी कहां पाया जाएगा? इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम, द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेम और कैम्बियम। अब देखिए 2 तरह के मेरिस्टेम की बात किए थे ना, एपिकल मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम के कारण, एपिकल मेरिस्टेम किसके लिए? एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ, जबकि लैटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रिथ, girth मतलब थिकनेस, मोटाई। तो एपिकल मेरिस्टेम के कारण लंबाई बढ़ेगी और लैटरल मेरिस्टेम के कारण मोटाई बढ़ेगी। मोटा हो रहा है, खूब मोटा हो रहा है। तो मोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर लैटरल मेरिस्टेम जमा हो रहा है। व्हाट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स, लंबाई बढ़ रहा है, इसका मतलब एपिकल मेरिस्टेम उसमें बढ़ रहा है। मोटाई बढ़ रहा है, इसका मतलब लैटरल मेरिस्टेम जमा हो रहा है। तो अगर लैटरल मेरिस्टेम जमा होगा तो मोटा होगा, एपिकल मेरिस्टेम होगा तो लंबा होगा। राइट? फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, अगर एपिकल मेरिस्टेम तो लंबा,
लैटरल मेरिस्टेम तो खूब मोटा खूब मोटा खूब मोटा। तो प्लांट में एक बार जब लैटरल मेरिस्टेम हो गया, एपिकल मेरिस्टेम बढ़ गया, वो परमानेंट में हो जाएगा। अब उसमें कौन सा लैटरल मेरिस्टेम होगा, डेवलप होगा, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करेगा, जिससे कारण वो मोटा होता चला जाएगा, होता चला जाएगा लैटरल मेरिस्टेम के कारण, या इसको कैम्बियम भी कहते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड्स, और नोड के पास कुछ प्लांट्स में इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी देखने को मिलता है। तो हम लोग 3 तरह के मेरिस्टेम की बात किए, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। याद रखिएगा, एपिकल मेरिस्टेम के कारण लेंथ बढ़ेगा, लैटरल मेरिस्टेम के कारण उसकी थिकनेस बढ़ेगी, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण उनमें नोड्स डेवलप होगा, मतलब उन्हें ब्रांचेज निकलेंगे। पॉइंट समझ में आया? अगर एपिकल मेरिस्टेम के कारण उसमें लेंथ बढ़ेगा, लैटरल मेरिस्टेम के कारण विड्थ या मोटाई बढ़ेगी, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण उसमें नोड्स निकलेंगे, ब्रांचेज निकलेंगे, लीव्स निकलेंगे। किसके कारण? इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण। यानी तीनों चीज के लिए, चाहे लेंथ बढ़ने की बात हो, विड्थ बढ़ने की बात हो, या फिर उनमें ब्रांचेज निकलने की बात हो, तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? मेरिस्टेम। इस आधार पर मेरिस्टेम 3 तरह का, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू are very active, have dense cytoplasm, thin cellular wall and prominent nuclei, lacks vacuoles। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले क्या करा? एक्टिव होंगे, क्योंकि उनमें सेल डिवीजन ज्यादा होना है ना। तो सेल डिवीजन कब होगा? जब एक्टिव हो, है ना। इनएक्टिव होगा तो सेल डिवीजन होगा नहीं, है ना। तो वे दे हैव टू बी वेरी एक्टिव। डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म देखिए बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा, बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म रहेगा, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज। थीन सेलुलोज वॉल, सेलुलोज वॉल, ये सेलुलोज वॉल होता है, ये पतला पतला होगा सेलुलोज वॉल, ये है ना, ये इनकी जो वॉल्स होते हैं, ये टिश्यू है ना, ये तो इनका सेलुलोज वॉल पतला होगा। देखिए ये सब साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होगा, विशिष्ट न्यूक्लियाई होगा। लैक वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स एब्सेंट रहेगा, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। चलिए तो यहां से क्या ध्यान रखिएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 की सेल्स आर वेरी एक्टिव, have dense cytoplasm, cells have thin cellulose walls, had prominent nuclei and lack vacuoles. Can we think why they would lack vacuole? अब कह रहा बता सकते हैं कि इनमें वैक्यूल क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? अरे वही, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा डिवाइड होना होता है, सेलुलर फंक्शंस बहुत ज्यादा है। वैक्यूल्स कहाँ होगा? जहां पर बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा। किस सेल में वैक्यूल्स ज्यादा देखने को मिलेगा? वह सेल जो किसी भी चीज को कलेक्ट करने में इन्वॉल्व होगा, जहां कोई चीज जमा होगा। जैसे वैक्यूल्स आपको ज्यादा कहाँ मिलेगा? फ्रूट्स में बहुत ज्यादा वैक्यूल्स देखने को मिलेगा, कोई भी फ्रूट्स है। मॉडिफाइड रूट्स में वैक्यूल्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट्स जमा होना होता है। तो जहां कुछ जमा ही नहीं होना, इनको मिनिमम थोड़ा जमा होना होता है, इनको तो डिवाइड करना होता है, ग्रो करना है, डिवाइड करना है, ग्रो करना। सो दे लैक वैक्यूल्स। चलिए आगे क्या कह रहा है? अब बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू। व्हाट हैपेंस टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो सेल बन रहा है उसका क्या होगा?
क्या होगा? दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड। हमने पहले कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक लिमिट के बाद, एक समय के बाद अपनी डिवीजन एबिलिटी को खो देते हैं, उनमें डिवाइडिंग एबिलिटी नहीं होता है। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू। अब यहां पर आ गया परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफरेंस की बात। A tissue having ability to divide are meristematic tissue. A tissue which lose the ability to divide permanent tissue. वह टिश्यू जो अपना डिवीजन एबिलिटी खो दिया है, जो अब डिवाइड नहीं हो सकता, क्या कहलाएगा? परमानेंट टिश्यू। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब नया टर्म आया डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ बेटा? डिफरेंशिएशन मतलब हो गया टेकिंग अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन। किसी भी टिश्यू के द्वारा परमानेंट शेप ले लेना, है ना? परमानेंट शेप ले लिया, ये सब परमानेंट शेप ले लिया, परमानेंट साइज का हो गया, परमानेंट फंक्शंस का हो गया, इसके कारण ये सब क्या कहलाया? डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन हुआ और डिफरेंशिएशन के कारण क्या बन गया? परमानेंट टिश्यू। Differentiation leads to development of various types of permanent tissue. What causes development of various types of permanent tissue? अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यू बनने के क्या कारण है? The reason is differentiation, that is taking up permanent shape, size and function. Taking up permanent shape, size and function. Right? चलिए अब जैसे देखिए परमानेंट टिश्यू हो गया, परमानेंट टिश्यू की बात की डिफरेंशिएशन हो गया। एपिडर्मिस है ना, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, एपिडर्मिस बाहर कहीं खाल, एंडोडर्मिस। जैसे अगर आप किसी प्लांट की खाल की होती है ना, तो बाहर में सबसे बाहर का हिस्सा होता है एपिडर्मिस, उसके नीचे आ गया इंडोडर्मिस। इंडो मतलब इनसाइड, डर्मिस मतलब चमड़ी, त्वचा, स्किन, इनर स्किन, ये हो गया आउटर स्किन और ये हो गया इनर स्किन। इसी तरह से आगे चलेंगे, पेरिसाइकिल है, फ्लोएम, जाइलेम, इनमें पाया जाता कंडक्टिंग ट्यूब। तो ये टिपिकल टिश्यू की बात हो रही है, परमानेंट टिश्यू की बात हो रही है। राइट? अब क्या कह रहा है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बीनीथ एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। यानी बाहर का हिस्सा, बाहर का जो खाल है, सबसे बाहर का हिस्सा, उसके अंदर जो टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, दैट इज पैरेन्काइमा। मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, सबसे कॉमन परमानेंट टिश्यू क्या है? पैरेन्काइमा। कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली स्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल। पैरेन्काइमा आपको आगे ये समझना है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्कालेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्या है? सिंपलेस्ट परमानेंट टिश्यू हैविंग very thin cell wall, living cells usually loosely arranged, large space between cell, large intercellular space found in this tissue, generally store food. पैरेन्काइमा के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। पहली बात क्या? थीन सेल वॉल इनमें पाया जाता है, इनका सेल वॉल थीन है ना, थीन सेल वॉल। देखिए सेल वॉल है, सेल वॉल थीन है, ये पतला सेल वॉल है, देख लीजिए इनका ये सेल वॉल जो भी है, इनका सेल वॉल पतला होता है। लिविंग सेल होता है, ये अभी डिवाइड हो रहा है, लिविंग सेल होता है, लूजली अरेंज्ड है। ये देखिए गैप है, इंटरसेलुलर गैप काफी है, तो ज्यादा इंटरसेलुलर गैप का मतलब लूजली अरेंज्ड है। यहाँ भी देखिए सेलुलर गैप है, सेलुलर गैप है, मींस दे आर लूजली अरेंज्ड। Thus, large space between cells, large intercellular space are found in tissue and they generally store food. तो parenchymatous tissue stores food. Parenchyma is present in the part of plant involved in storage of food or storage of nutrients. In some situation, parenchyma contain chlorophyll, perform photosynthesis, thus they are called chlorenchyma.
अब पैरेन्काइमा टिश्यू दो तरह का हो सकता है। फर्स्ट, पैरेन्काइमा विद क्लोरोप्लास्ट एंड पैरेन्काइमा विद लैक ऑफ प्लास्ट। अगर वो पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल है तो क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल क्लोरेन्काइमा। In aquatic plants, large cavities are present in parenchyma to help them float. They are called arenchyma. देखिए, अब अगर इसमें लार्ज वैक्यूल्स है, हवा भरा हुआ है, एरेंकाइमा, एरेंकाइमा, एरेंकाइमा। और अगर पैरेन्काइमा में, पैरेन्काइमा विद क्लोरोफिल, पैरेन्काइमा विद क्लोरोफिल, अगर इसमें क्लोरोफिल है तो ये हो गया क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। और अगर ये स्पॉन्जी है, इसमें एयर कैविटी है, तो वो हो गया एरेंकाइमा। एयर से एरेंकाइमा बना, एयर से एरेंकाइमा, क्लोरोफिल से क्लोरेन्काइमा। देखिए, पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा विद राउंडेड सेल्स, है ना, गोल गोल सेल्स है, ये एरिटियल स्पेस है। जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, स्टेलेट पैरेन्काइमा, प्रोसेन्काइमा, पैरेन्काइमा विद पॉलीगोनल सेल। देखिए एरेंकाइमा, एरेंकाइमा, पैरेन्काइमा, देखिए लार्ज एयर कैविटी पाया जा रहा है। अगर लार्ज एयर कैविटी तो एरेंकाइमा। क्लोरेन्काइमा, अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता क्लोरेन्काइमा। स्टोरेज पैरेन्काइमा, स्टार्च ग्रेन आ गया तो ये स्टोरेज पैरेन्काइमा कहलाएगा। ओके, सो आज इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू। हम लोग 3 क्लासेस में पूरी टिश्यू खत्म करेंगे। यहाँ से आगे हम प्लांट टिश्यू के रिमेनिंग पार्ट की बात करेंगे, फिर एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।